जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं सौर मंडल के बारे में। तो सौर मंडल से संदर्भ में लगभग 4-5 वीडियो बनेगा। तो सारा मैं एक एक वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, उसमें एक एक पॉइंट को बताने का प्रयास करूंगा। तो ये मेरा पहला पार्ट है सौर मंडल के संदर्भ में। और इसमें आज मैं सौर मंडल के संदर्भ में जो बेसिक बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से सौर मंडल से संबंधित बेसिक चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएंगे, उसमें हम लोग ग्रहों के बारे में समझेंगे कि ग्रह कितने प्रकार के होते हैं, जैसे बुध, शनि, पृथ्वी। तो इनको वन बाय वन हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस जो मेरा सौर मंडल का जो ये पहला पार्ट है, इसमें आज हम लोग सिर्फ बेसिक बातों को करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और इस सौर मंडल के संदर्भ में लगभग 4-5 वीडियो बनेगा। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर ये मेरा जितने भी सौर मंडल का वीडियो रहेगा, अगर आप इसको पूरा देख लेते हैं, तो सौर मंडल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, वो बाहर इससे नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सौर मंडल, देखिए सौर मंडल, पहले इसको समझते हैं सौर मंडल होता क्या है। तो सौर का मतलब होता है सूरज, सूर्य, और मंडल का मतलब होता है क्षेत्र या घेरा। तो जहाँ तक सूर्य का घेरा होता है, जहाँ तक सूर्य का क्षेत्र होता है, उस कंप्लीट एरिया को हम लोग बोलते हैं सौर मंडल। तो अगर हम लोग ये कहें कि नॉर्मल वे में परिभाषा देना चाहें सौर मंडल की, तो कह सकते हैं कि वह घेरा, ब्रह्मांड का वह घेरा जहाँ तक सूर्य का असर देखा जा सकता है, यानी सूर्य का एरिया देखा जा सकता है, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं सौर मंडल। तो आइए इसको हम लोग और परिभाषा समझने का प्रयास करते हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को हम सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल का मुखिया वो सूर्य होता है। तो आप ये ध्यान देना कि यहाँ पे जितने भी ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड और आकाशीय पिंड जितने भी होते हैं, इन सब का जो मेन मुखिया होता है, क्योंकि इन पूरे आकाशीय पिंडों का जो कवरेज एरिया होता है, वो सूर्य रखता है। तो इसलिए उसको हम लोग, पूरे एरिया को हम लोग सौर सौर मंडल के नाम से जानते हैं। और जो सौर मंडल होता है, सौर मंडल का जो मेन मुखिया होता है, मेन, वो होता है सूर्य। तो इसका मतलब मुझे सूर्य के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में समझना है, क्योंकि ये सौर मंडल का मेन मुखिया होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सूर्य के बारे में A to Z जानकारी को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, सूर्य यानी सन के बारे में हमको A to Z समझना है। तो सूर्य, देखिए सूर्य जो है वो सौर मंडल का प्रधान है, यानी मेन मुखिया है सूर्य मंडल का। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये ध्यान देना है कि हमारा सूर्य कहाँ पे। तो हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने पे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो सूर्य है ये एक प्रकार का ये गैसीय गोला है। तो सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% अर्थात 26.5%, एवं अन्य तत्व, अन्य गैसें जो हैं वो 2.5% हैं। अब देखिए, सूर्य का जो केंद्रीय भाग को हम लोग क्रोड बोलते हैं, जिसका तापमान वन, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी आ जाते हैं, तो 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम इसको नॉर्मल बोल सकते हैं कि लगभग 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। तथा सूर्य के बाहरी सतह पर इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, तथा धब्बों पर तापमान लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो ये आपको थोड़ा बातें कम समझ में आए, इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए सपोज दैट ये सूर्य है, ठीक है। सूर्य क्या है, एक आकाशीय गोला है। आकाशीय मतलब गैसीय गोला है, यानी गैस है इसमें। तो अभी मैंने बताया हाइड्रोजन 71% इसमें है, ठीक है, हाइड्रोजन 71% है, और हीलियम 26.5% है। बाकी जो अन्य गैसें हैं वो 2.5% हैं, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए सूर्य जो है ये गैसीय गोला है, तो इसके जो सेंटर पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु, इसको हम लोग बोलते हैं कोर, ठीक है, कोर। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, ये लगभग
15 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है यहाँ पे। और अगर इसके सतह की बात करें, यहाँ इस बॉर्डर की बात करें, सतह का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 6000 डिग्री से सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ पे सूर्य में कुछ धब्बे टाइप के पाए जाते हैं, छोटे छोटे धब्बे होते हैं। तो इन धब्बों में जो सूर्य के जो टेम्परेचर होता है आग का, वो होता है लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर बात की जाए सूर्य का जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे होता है, तो इसके केंद्र बिंदु पर होता है, अर्थात सेंटर पॉइंट पे होता है। लगभग 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है सूर्य का। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। अब हम लोग सूर्य के संदर्भ में कुछ इम्पोर्टेंट बातें और करते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट या कोरोना के नाम से जानते हैं। तो देखिए, जो जब सूर्य ग्रहण होता है, जब सूर्य का ग्रहण हो जाता है, आप देखते होंगे दिन में भी अंधेरा हो जाता है, अंधेरा टाइप का। तो सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को हम सूर्य किरीट या उसको हम लोग कोरोना कहते हैं। जो सूर्य किरीट होता है, इससे एक्स किरणें उत्सर्जित होती हैं। इसे हम सूर्य का मुकुट कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करते होंगे, जैसे जब किसी महिला के गर्भ में बच्चा होता है, तो लोग यही कहते हैं कि जब सूर्य ग्रहण हो तो ऊपर नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखने का कारण क्या है, क्योंकि वास्तव में किसी महिला को नहीं, लगभग किसी को भी लगभग नहीं देखना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि एक्स किरणें निकलती हैं जब ये सूर्य ग्रहण होता है, और उस दौरान बहुत ज़्यादा हानिकारक एक्स किरणें निकलती हैं जो हमारी आंखों को प्रभावित करती हैं। तो इसलिए लोग कहते हैं कि नहीं देखना चाहिए। कारण क्या है, क्योंकि एक्स किरणें निकलती हैं, और एक्स किरणें जो होती हैं, एक्स रे, ये बहुत ज़्यादा हमारे आंखों के लिए बहुत खतरनाक साबित होती हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान देना, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से जो भाग दिखाई देता है उसको हम लोग सूर्य किरीट कहते हैं, और सूर्य किरीट से ही एक्स किरणें निकलती हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे सूर्य के संदर्भ में, और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं। देखिए, जो सूर्य की उम्र है, यानी जो वैज्ञानिकों ने, खगोलीय वैज्ञानिकों ने सूर्य की उम्र को जो डिसाइड किया है, वो है 5 बिलियन। देखिए, यहाँ पे 5 बिलियन का मतलब पहले समझ लेते हैं। यहाँ 1 बिलियन का मतलब मैं आपको बता दूं, तो 1 बिलियन का मतलब होता है 1 अरब या फिर 100 करोड़। तो अगर हम ये कहें कि 5 बिलियन वर्ष है, तो अर्थात कहने का मतलब जो सूर्य की उम्र है वो 5 अरब या फिर कह सकते हैं 500 करोड़ वर्ष की इसकी उम्र है। तो यहाँ पे बिलियन का मतलब होता है 1 अरब, ठीक है। तो 5 बिलियन की बात है तो 5 अरब, या फिर 1 अरब में 100 करोड़ होता है तो 500 करोड़ होगा, ठीक है। ये ध्यान देना है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का जो समय है वो है 10 के घाते 11 वर्ष। अर्थात कहने का मतलब 1 अरब से भी ज़्यादा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सूर्य का जो जीवन है, वो जीवन जब उसका समाप्त हो जाएगा, उसके बाद भी सूर्य का असर रहेगा। यानी देखिए, जीवन तो 1 अरब है, यानी 100 करोड़ है, और इसका जो असर होगा, ऊर्जा का असर देने का असर जो होगा, वो 1 करोड़ से भी 1 अरब से भी ज़्यादा रहेगा। अर्थात सूरज अगर नष्ट हो जाएगा, उसके बाद भी इसका असर रहेगा। तो यहाँ पे 10 घाते 11 वर्ष बड़ा होता है 1 अरब से। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 16 सेकंड या फिर कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकंड भी लगता है। तो कारण है, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, कि गर्मियों में लगभग सूर्य पृथ्वी के करीब आता है तो समय कम लेता है, और ठंडियों में क्या होता है, थोड़ा सा सूर्य का डिस्टेंस बढ़ जाता है पृथ्वी की तुलना में, मतलब पृथ्वी से सूर्य का डिस्टेंस बढ़ता है तो समय थोड़ा ज़्यादा लेता है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो कभी कभी 8 मिनट 16 सेकंड भी रहता है, कभी कभी 8 मिनट 20 सेकंड भी रहता है। अगर मान लीजिए ये दोनों ना रहे, तो इनके बीच में जो ऑप्शन रहे आप उसको टिक कर सकते हैं। तो यहाँ जो सूर्य से किरणें आती हैं पृथ्वी तक, उनका समय होता है 8 मिनट 16 सेकंड या फिर 8 मिनट 20 सेकंड। ये ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट, सूर्य का व्यास। सूर्य का जो व्यास का मतलब, जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये क्या है, सूर्य है, तो व्यास का मतलब होता है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, बोलिए, या फिर यहाँ से लेके मतलब सीधे केंद्र से होके जाइए, या तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं व्यास। तो आइए इसको समझते हैं व्यास कितना है। तो देखिए, सूर्य का जो व्यास है वो 13 लाख
92,000 किलोमीटर है, अर्थात अपनी पृथ्वी की तुलना की मैं बात करूं तो कई गुना बड़ा है। तो आइए देखते हैं कितने गुना है। तो सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 111 गुना बड़ा है। अब सोच सकते हैं कि पृथ्वी हमारी जो है वो सूर्य की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटी है। तो जो सूर्य है वो पृथ्वी की तुलना में 111 गुना बड़ा है। ठीक है, सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। तो यहाँ पे जो मैंने बताया, देखिए सूर्य का जो व्यास है, सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 13 गुना बड़ा है। और यहाँ पे देखिए सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ी है। तो वहाँ पे व्यास की मैंने बात की, यहाँ पे आकार की बात की है। तो 13 लाख गुना बड़ी है। ठीक है, और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। समझिएगा ध्यान से कि जो सूर्य से हमारे पृथ्वी पे जो एनर्जी मिलती है वो पृथ्वी के सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग हमको मिलता है। यानी बहुत, सोच सकते हैं अगर हमको पूरा मिलने लगे तो पृथ्वी पे जीवन संभव हो ही नहीं पाएगा। अर्थात इतनी ज़्यादा गर्मी टेम्परेचर रहेगा कि इंसान रह ही नहीं पाएगा। तो आप ये समझ लीजिए, तो बहुत ज़्यादा कम भाग हम लोग को मिलता है, इसलिए हम लोग सहन कर पाते हैं। तो ये इतनी बातें मैंने आपको बताया सूर्य के संदर्भ में, यानी सूर्य से संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको बताने का प्रयास किया। अब आइए थोड़ा सा और कुछ बेसिक बातें जो मैं यहाँ पे आपको कंफर्म करा दूँ। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। इसके बाद हम लोग आगे 1 बाय 1 पार्ट लाएंगे, 4-5 वीडियो। तो इसमें हम लोग डिटेल में ग्रह उपग्रह के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आइए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सौर मंडल के पिंड। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसको शॉर्टकट में हम लोग IAU बोलते हैं, इसका पूरा नाम ये है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ की प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौर मंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो जो सौर मंडल में पिंड है, आकाशीय पिंड है, उनको 3 वर्गों में बांटा गया, उनका नाम अलग अलग, तो उनके बिहेव के अनुसार, उनको उनके आकार के अनुसार उनको डिवाइड किया गया है। तो पहला नंबर है परंपरागत ग्रह। तो परंपरागत ग्रह में बुध आता है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। तो ये 8 लोगों को परंपरागत ग्रह में रखा गया है, यानी ये ग्रह की श्रेणी में, मेन ग्रह की श्रेणी में आते हैं। और 3 ऐसे लोग हैं जिनको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो प्लूटो, जिसको हम लोग यम के नाम से जानते हैं, और चिनार और सेरस। ये पहले क्या था कि ये जो प्लूटो था इसको हम लोग मेन ग्रह की श्रेणी में रखते थे, लेकिन बाद में इसको 2006 के बाद से इसको बौने ग्रह में रख दिया गया, क्योंकि कारण है, इसका भी कारण मैं आगे समझूंगा क्या कारण है इसका। तो बौने ग्रह में प्लूटो, चिनार, चेरान और सेरस। ठीक है, अब बात करते हैं लघु सौर मंडलीय पिंड। तो यानी ये तो बड़े बड़े पिंड होते हैं, इनसे छोटे छोटे जो पिंड होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे छोटे खगोलीय पिंड। तो ये बात हुई। तो ये अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ के अनुसार सौर मंडल में उपस्थित पिंडों को 3 वर्गों में बांटा गया, जिसको मैंने बताने का प्रयास किया। अब आइए हम लोग बात करते हैं जो ग्रह होता है, यानी ग्रह होने की क्या क्या शर्त है। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, हम ग्रह किसे कहेंगे? तो ग्रह वे खगोलीय पिंड, अर्थात वे आकाशीय पिंड जो निम्न शर्तों को पूरा करेंगे। तो जो भी मैं शर्त लिखा हूँ इसको मैं समझाऊंगा मैं। तो अगर इन शर्तों को जो पूरा करेंगे वही ग्रह की श्रेणी में रहेंगे, अदरवाइज ग्रह की श्रेणी में नहीं रहेंगे। तो देखिए क्या क्या कंडीशन है। जो सूर्य की परिक्रमा करते, पहले कंडीशन ये है कि ग्रह उसी को कहेंगे जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करेगा, और उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके, अर्थात उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण का भी गुण, जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी हमारी है, तो पृथ्वी एक ग्रह है क्योंकि इसके पास गुरुत्वाकर्षण का गुण होता है। इसीलिए हम लोग किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो पुनः वो पृथ्वी पे आके गिर जाती है, क्योंकि पृथ्वी के पास क्या है, गुरुत्व का आकर्षण है। तो ये पहली, दूसरी कंडीशन। और इसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास में कोई अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ ना हो। तो हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के दूर दूर तक कोई आकाशीय पिंड नहीं है, तो इसलिए हमारी पृथ्वी के आसपास एरिया साफ है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक ग्रह की श्रेणी में है और इन सभी बातों को फॉलो करती है। कुछ नोट पॉइंट है। देखिए अगस्त 2006 में, इससे पहले देखिए ग्रहों, जैसे भी मैंने बताया 8 मेन ग्रह है ना, तो पहले क्या था,
6 से पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, परंतु इसके बाद प्लूटो, अभी जो मैंने आपको बताया प्लूटो या यम को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। कारण क्या है? कारण ये है ना कि जो भी मैंने तीनों शर्त बताई, ये जो प्लूटो था ये तीनों का पालन करता ही नहीं था, तो इसलिए इसको मेन ग्रह से हटा के बौने ग्रह में रख दिया गया प्लूटो को। ये ध्यान देना है। अब आइए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो ग्रह है इसको कितने वर्गों में बांटा गया है। तो ग्रह को बेसिकली 2 वर्गों में बांटा गया है। तो आइए इन दोनों वर्गों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो पहला जो ग्रह है उसको हम लोग बोलते हैं पार्थिव या फिर आंतरिक ग्रह। अब आंतरिक ग्रह में कौन कौन आते हैं? तो बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। लेकिन इनके संदर्भ में कुछ खास पॉइंट है। तो ये पृथ्वी के बहुत ज़्यादा पास होते हैं। ये जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये पृथ्वी के बहुत पास होते हैं। और ये जो ग्रह है ना, ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे हम आप देखते हैं कि पृथ्वी हमारी बहुत ज़्यादा ठोस है, तो ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और ये पृथ्वी के सूर्य के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। नेक्स्ट आता है बृहस्पति या फिर वाह ग्रह। तो वाह ग्रह में कौन कौन आता है? तो पहला नंबर तो आता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और ये जो होते हैं ना, ये सूर्य से थोड़ा दूर होते हैं और ये गैसीय अवस्था में यानी गैस के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग इनको गैसीय ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये बात आती है कि इनको आंतरिक ग्रह और वाह्य ग्रह क्यों रखा गया। क्योंकि देखिए, जो ब्रह्मांड है यहाँ पे क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। तो क्षुद्र ग्रह की पट्टी के इधर यानी जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी किधर है, तो वो कहलाते हैं आंतरिक। जैसे मैं आपको इमेज में समझाऊं तो ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए सपोज दैट ये आपका सूर्य है, ठीक है, और इधर बना है ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। तो क्षुद्र ग्रह की पट्टी के इधर जो ग्रह रहेंगे तो इन लोग को हम लोग बोलेंगे आंतरिक ग्रह, और क्षुद्र ग्रह के जो बाहर रहेंगे उनको हम लोग बोलेंगे वाह्य ग्रह। तो ये जो मैंने 4 ग्रह का नाम बताया, ये क्षुद्र ग्रह के इधर पड़ते हैं, इसलिए इनको हम लोग आंतरिक बोलते हैं। और क्षुद्र ग्रह की पट्टी के उधर जो पड़ते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वाह्य। तो ये इसकी खासियत है, ठीक है। तो भी मैंने आपको आंतरिक और वाह्य के बारे में समझा दिया। अब कुछ नोट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। देखिए, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि। ध्यान देना इस पॉइंट को, जो नोट पॉइंट रहता है उस पर आप लोग विशेष ध्यान दिया करिए। तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से नहीं देख सकते। अर्थात हम लोग विदाउट मतलब कह सकते हैं कि बिना टेलीस्कोप या फिर और किसी मदद की सहायता से हम लोग इसको देख ही नहीं पाएंगे। तो ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हैं, जैसे आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में। तो आकार के अनुसार पे, तो यहाँ पे घटते क्रम में है, तो सबसे पहला जो बड़ा होगा वो बृहस्पति है, फिर इससे छोटा शनि है, फिर इससे छोटा अरुण है, फिर इससे छोटा वरुण है, फिर इससे छोटा पृथ्वी, फिर शुक्र, मंगल, बुध। तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति, और जो सबसे छोटा ग्रह है वो है बुध, ठीक है। और हमारी जो पृथ्वी है वो 5वें नंबर पे आती है। 5वें नंबर अर्थात आकार की बात करें तो आकार में हमारी पृथ्वी 5वें नंबर पर आती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक लास्ट पॉइंट आज के इस वीडियो का, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, यानी सूर्य से दूरी के अनुसार। तो सबसे पास में होता है बुध ग्रह, फिर शुक्र, उसके बाद अपना तीसरे नंबर पे आता है पृथ्वी, फिर पृथ्वी के बाद आता है मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। तो ये मैंने बताने का प्रयास किया आकार के अनुसार। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जिसको हम लोग जुपिटर के नाम से जानते हैं, और ये सबसे छोटा बुध होता है, ठीक है। और सूर्य से दूरी के अनुसार हम बात करें सूर्य से, तो सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वो है बुध, और जो सब दूर की बात करें, जो दूर का ग्रह है वो है वरुण, ठीक है। तो जो सूर्य के नज़दीक रहेगा वो सूर्य की परिक्रमा जल्दी करेगा, और जो सूर्य से दूर रहेगा तो वो परिक्रमा थोड़ा मतलब काफ़ी समय बाद करेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो वरुण है, ये वरुण लगभग 165 वर्ष बाद सूर्य का एक परिक्रमा करता है, और जो बुध है ये लगभग 88 दिनों में ही अपना एक परिक्रमा पूरा कर लेता है, जबकि हमारी जो पृथ्वी है वो 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी कुछ इसमें बेसिक चीज़ों को मैंने बताने का प्रयास किया। अब हम लोग ग्रहों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट से। तो दोस्तों दीजिए इजाज़त, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।